हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आईएएस 16 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी असेट्स इस स्टैंडर्ड के स्कोप में नहीं आती है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेल्ड फॉर सेल। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अब हमारे यूज़ में नहीं आ रही है, अब हमने उसको रिटायर कर दिया और हेल्ड फॉर सेल रख दिया, तो उस पर IFRS 5 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल अप्लाई होता है। सेकेंड पॉइंट आता है बायोलॉजिकल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट्स पे IAS 41 अप्लाई होता है। ये बायोलॉजिकल असेट्स क्या होती है? लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल को बोलते हैं बायोलॉजिकल असेट्स। बट एक पॉइंट याद रखना है कि बियरर प्लांट बायोलॉजिकल असेट्स नहीं होती है, तो बियरर प्लांट IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर होता है। बात आती है सर बियरर प्लांट क्या होता है? बियरर प्लांट फ्रूट गिविंग प्लांट होते हैं, वो प्लांट जो लॉन्ग टर्म तक फ्रूट्स देंगे, जैसे एप्पल ट्री, मैंगो ट्री या पपाया ट्री, कोकोनट ट्री, ये सब बियरर प्लांट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है माइंस, मिनरल, नेचुरल गैस या अदर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस। इनके ऊपर अलग से IFRS 6 अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मीनिंग क्या होता है IAS 16 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो टेंजिबल असेट्स होनी चाहिए, मींस इनटेंजिबल असेट्स इस स्टैंडर्ड के स्कोप में कवर नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है वो यूज आनी चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, या रेंटल पर्पस के लिए या किसी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। थर्ड पॉइंट होता है उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे ये वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इसके एग्जांपल जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो IAS 16 कहता है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ही हम अपनी बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि ये प्रोबेबल है कि असेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होगा एंटिटी को। प्रोबेबल मींस 50% से ज़्यादा चांस होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ असेट्स कैन बी रिलायबली मेजर्ड, मींस कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो रिलायबली मेजर करी जा सकती है, तभी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है। तो इनिशियली हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं एट कॉस्ट। सर कॉस्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला परचेज प्राइस ऑफ द असेट्स। परचेज प्राइस के अंदर टैक्सेस जो होंगे वो इंक्लूड करेंगे। सेकंड एलिमेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मींस उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कोई डायरेक्ट कॉस्ट लगी है तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे, जैसे कि असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। थर्ड एलिमेंट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमूवल कॉस्ट। इसका मतलब कि हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि अगर असेट्स एंड में डिसमेंटल करी जाएगी या रिमूव करी जाएगी तो उसको डिसमेंटल करते समय कितना खर्चा आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जब भी असेट्स की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी उस पर लगने वाली डीकमिशनिंग कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हमें आज ही एस्टिमेट करना पड़ेगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अपनी कॉस्ट में ऐड करनी पड़ेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है जिसकी टोटल लाइफ 5 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर आपको इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट आएगी $10 लाख। बट ये कॉस्ट हमें आज ही जब हम प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तभी एस्टिमेट करनी पड़ेगी और इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। PV फैक्टर मान लेते हैं 10% की रेट से चल रहा है, तो 10% का 5th ईयर का PV फैक्टर होगा 0.621। तो $10 लाख को 0.621 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा $6,21,000। तो ये $6,21,000 हमें आज ही प्लांट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना पड़ेगा और एक प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा जिसकी एंट्री पास करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब हर ईयर एंड पे इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट अनबाउंड करनी पड़ेगी जिससे लाइबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। हम एंट्री पास करेंगे फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट एंड लास्ट ईयर में ये प्रोविजन पे हो जाएगा। एंट्री पास कर देंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अगर इस एस्टिमेट में कोई चेंज आता है इन बिटवीन तो उसको IAS 37 प्रोविजन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डील करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स है जो IAS 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज नहीं होते हैं। सबसे पहला आता है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मींस कोई भी ऑफिस के खर्चे। सेकंड आता है कोई भी एबनॉर्मल लॉस जैसे एबनॉर्मल मटेरियल, एबनॉर्मल लेबर। थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपने इंस्टॉल किया और उसकी वजह से आपको एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ी तो ये कभी भी आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। जैसे कि हम घर में कंप्यूटर लेके आते हैं और वो कंप्यूटर हमें चलाना नहीं आता इसलिए हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली, तो क्या वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग कॉस्ट कंप्यूटर की कॉस्ट का पार्ट बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी स्टूडेंट। फोर्थ आता है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट।
कोई भी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन किया आपने एट द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो क्या इसको भी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे? क्या नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। आपने बिजनेस स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, बट लॉस हुआ, आपको 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स लॉस हुआ, तो क्या इस लॉसेस को भी इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में? कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी कॉस्ट कहाँ जाएगी? ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इनिशियल रिकॉग्निशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले चेक करो ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो हम असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे। जब हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स गेन और लॉस अराइज होगा। बट अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम असेट्स रिकॉर्ड करेंगे कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप पे। क्योंकि असेट्स को कैरिंग वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे गेन और लॉस भी अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कैसे चेक करेंगे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम कोई असेट्स ले रहे हैं उसके बदले असेट्स दे रहे हैं, तो हमें दोनों के कैश फ्लो चेक करने हैं। अगर दोनों के कैश फ्लो इक्वल है तो हम कहेंगे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर दोनों के कैश फ्लो अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, और उस केस में हम असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे मींस फेयर वैल्यू पे। आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेफर्ड क्रेडिट पे परचेस किया तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होगी तो हमें इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया $10 लाख का, जिसका पेमेंट हमें 1 साल बाद करना है। पीवी फैक्टर ले लेते हैं 10% की रेट से चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर एंड का पीवी फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.909। तो $10 लाख को 0.909 से मल्टीप्लाई किया तो 9,09,000 आया। ये 9,09,000 असेट की कॉस्ट बन जाएगी। बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है 10 लाख माइनस 9,09,000 मीन्स 91,000 का जो बैलेंस है वो इंटरेस्ट कहलाएगा और ट्रांसफर करेंगे P&L में। अगर हम इसमें जनरल एंट्री देखें तो जब हम असेट्स परचेस करके लाएंगे तो एंट्री पास करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,09,000 से, क्योंकि ये 9,09,000 हमारी कॉस्ट बन गई है। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे ईयर के एंड में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 91,000 से, और ये जो इंटरेस्ट है P&L में ट्रांसफर कर देंगे जिसकी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन कराया है तो उस केस में कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है इस असेट्स की कंस्ट्रक्शन से। साथ में अगर हमने कोई लोन लिया है इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट के हिसाब से कैपिटलाइज होगा। मींस सिंपल बात यह है कि जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक असेट पे लगने वाले सारे एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होंगे, और रेडी टू यूज होने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर लगेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनेगी, जैसे मटेरियल लॉस बाय थेफ्ट या फायर। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि कभी भी कोई इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कोई गुड्स सप्लाई किए और उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है तो हमें उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हम असेट्स पे डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेन रीजन असेट पे डेप्रिसिएशन लगाने का है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें, बट ये रियल रीजन नहीं है। रियल रीजन है रिप्लेसमेंट फंड थ्योरी। ये रिप्लेसमेंट फंड थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमने आज असेट्स परचेस करी तो फ्यूचर में असेट्स की जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो दोबारा हमें असेट्स बिजनेस में चाहिएगी, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो डेप्रिसिएशन एक फंड की तरह से काम करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक असेट की कॉस्ट मान लीजिए $1 लाख है और उसकी लाइफ है 5 ईयर्स की, तो हर साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 का। तो जब 5 साल में 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बट वो चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो रहा है, तो उससे हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं, और उन प्रॉफिट के रिडक्शन की वजह से कंपनी डिविडेंड कम पे कर रही है। तो कंपनी एक इंटरनली एक तरीके से फंड को ब्लॉक कर रही है, फंड जनरेट कर रही है फ्यूचर में असेट्स को परचेस करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन लगाना असेट्स के रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर असेट्स की जो आज कीमत है वो तो फ्यूचर में नहीं रहने वाली, फ्यूचर में तो इन्फ्लेशन की वजह से असेट्स की कीमत बढ़ सकती है। जैसे अभी $1 लाख है तो हो सकता है 5 साल बाद $1,50,000 हो। तो सर हमने तो $1 लाख ही फंड्स जनरेट किए, अब ये $1,50,000 कैसे जनरेट होंगे? तो स्टूडेंट इसका आंसर है रिवैल्यूएशन मॉडल। हम असेट्स का रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं?
असेट का रिवोल्यूशन करने के पीछे भी यही रीजन होता है, रिप्लेसमेंट फंड थ्योरी। जैसे ही हम असेट्स का रिवोल्यूशन करेंगे तो उस पर लगने वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा और उसकी वजह से एक्स्ट्रा फंड्स बिजनेस में ब्लॉक होंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बैलेंस शीट में दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम असेट्स को WDV पे दिखा सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, या फिर हम असेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं। जब भी हम असेट्स को रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाते हैं तो एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, लेकिन जब भी हम कॉस्ट पे दिखाते हैं तो एक स्पेशल अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन के लिए जिसे बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ही डिटेल में समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल के लिए आज हमने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया $1 लाख का, जिसकी लाइफ 5 ईयर्स है और जिसको 2 साल बाद हमने $58,000 का बेच दिया। सबसे पहले आज असेट्स को परचेज करते समय एंट्री पास होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक $1 लाख से। फिर जब फर्स्ट ईयर एंड होगा तो एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $20,000 से। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पे स्पेशल अकाउंट बनाया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो क्रेडिट हुआ है। फिर फर्स्ट ईयर एंड में ही एक और एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन को P&L में डालने की, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट्स आ जाएगी कॉस्ट पे $1 लाख की और डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा $20,000 का और बाहर दिखाएंगे $80,000। तो स्टूडेंट्स फायदा क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाने का? फायदा ये है कि असेट्स बैलेंस शीट में कॉस्ट पे शो होगी और शेयर होल्डर को असेट्स की कॉस्ट एक्चुअल में पता लगेगी। अब सेकंड ईयर एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो दोबारा एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $20,000 से। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 40,000 का हो चुका है, पिछले साल 20, इस साल 20। इसीलिए इसका नाम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है। अब सेकंड ईयर एंड में ही असेट्स को सेल करना है तो गेन और लॉस भी निकाल लेते हैं। अगर असेट्स की आज बुक वैल्यू देखी जाए तो 1 लाख माइनस 40,000 60,000 बची और 60,000 की असेट्स को हमने 58 में बेच दिया तो 2,000 का लॉस आया। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 58,000 से, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 2,000 से जो P&L में जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा 40,000 से और टू असेट्स क्रेडिट होगी 1 लाख से। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात एक और है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अभी तक क्रेडिट हो रहा था, 40,000 का बैलेंस था, वो अब असेट सेल होने पे डेबिट हो रहा है। इसका मतलब जब भी असेट सेल होगी या डिस्पोज ऑफ होगी, उस असेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी असेट के साथ चला जाएगा या डेबिट हो जाएगा। आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होता है। IAS 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली दिखाना पड़ता है एट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते समय IAS 16 हमें 2 चॉइस देता है। सबसे पहले या तो असेट्स को दिखा सकते हैं एट कॉस्ट या फिर दिखा सकते हैं रिवोल्यूशन मॉडल पे। जब भी हम असेट्स को कॉस्ट पे दिखाएंगे तो वैल्यूशन होगा कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस, और जब भी हम असेट्स को रिवोल्यूशन मॉडल पे दिखाएंगे तो वैल्यू लेंगे फेयर वैल्यू माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस। फिर बात आती है सर, जब भी रिवोल्यूशन करेंगे तो रिवोल्यूशन का गेन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो रिवोल्यूशन का गेन ट्रांसफर होगा रिवोल्यूशन रिजर्व में। रिवोल्यूशन रिजर्व ट्रांसफर होगा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, OCI में, विच कैन नॉट बी रिसाइकिल टू P&L। इसका मतलब अगर हम असेट्स को बेच भी देंगे तो वो रिवोल्यूशन रिजर्व का जो बैलेंस है वो P&L में दोबारा ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें इस रिवोल्यूशन गेन की, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या प्रेजेंटेशन होगी? तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में इसको दिखाया जाएगा अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर। साथ में इन असेट्स पे रिवोल्यूशन की वजह से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आज हम समझते हैं अगर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवोल्यूशन किया तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हम रिवोल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर हमने रिवोल्यूशन फर्स्ट टाइम किया है या रिवोल्यूशन सब्सिक्वेंट किया है। अगर हमने फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन किया तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि रिवोल्यूशन पे गेन हुआ कि लॉस हुआ। अगर फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन करने पे गेन हुआ तो वो गेन चला जाएगा रिवोल्यूशन रिजर्व में, जो कि बाद में चला जाएगा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम OCI में। अगर फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन करने पे लॉस हुआ तो क्योंकि पहले से कोई रिवोल्यूशन रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो वो लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन के बाद सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन की। सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अगर सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन करते समय गेन हुआ या फिर सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन करते समय लॉस हुआ। अगर सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन करते समय गेन हुआ तो सबसे पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन करते समय क्या हुआ था। अगर फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन करते समय भी गेन था तो ये जो सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन का गेन होगा वो ट्रांसफर होगा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में। बट अगर फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन करते समय हमें लॉस हुआ था तो अभी जो गेन हुआ है सबसे पहले उसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L में, अप टू जितना हमें पहले लॉस हुआ था उतना, और एक्सेस जो गेन है वो हम डालेंगे रिवोल्यूशन रिजर्व में। अब बात करते हैं अगर सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन करते समय अभी लॉस हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या पहले गेन हुआ था कि पहले लॉस हुआ था। अगर पहले गेन हुआ था तो पुराना रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस हमारे पास रखा हुआ होगा,
तो सबसे पहले जो अभी लॉस हुआ है इस पुराने रिवोल्यूशन रिजर्व को बैलेंस को हमें पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा, और अगर इसके एक्सेस में भी लॉस हुआ है अभी तो वो एक्सेस लॉस P&L में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगर सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन करते समय भी लॉस हो रहा है और पहले जब रिवोल्यूशन किया था तब भी लॉस हो रहा है, तो उस केस में पूरा का पूरा लॉस P&L में ट्रांसफर करेंगे। मींस सिंपल बात यह है स्टूडेंट, अगर सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन होता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि पहले रिवोल्यूशन के टाइम पे गेन हुआ था कि लॉस हुआ। आज हम समझते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स को प्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो IAS 16 इसके दो मेथड बताता है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक असेट की कॉस्ट है $1 लाख, उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक $60,000 का, तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ चुकी होगी $40,000 की, और उसकी जो फेयर वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है $50,000 की। तो मीन्स रिवोल्यूशन गेन कितना हुआ है $10,000 का। अब इसके एडजस्टमेंट्स, इसकी एंट्री हमें दोनों मेथड से करनी है। तो सबसे पहले मेथड 1 की बात करते हैं। तो मेथड 1 तो बिल्कुल सिंपल है, वो कहता है जितने की एसेट्स बढ़ रही है उतने की डायरेक्ट एंट्री पास कर दो। एंट्री हो जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व $10,000 से, और ये रिवोल्यूशन रिजर्व अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा विच कैन नॉट बी रिसाइकिल टू P&L, ये हम जानते हैं। अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 थोड़ा समझने वाला है, जो कहता है कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी साथ साथ लेके चलो। कैरिंग अमाउंट $40,000 है, तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालेंगे कि कैरिंग अमाउंट कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो 40,000 कैरिंग अमाउंट अपॉन कॉस्ट 1 लाख इंटू 100, तो कितना आ गया 40%। मीन्स कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट का 40% है। अब हमें रिवोल्यूशन करना है और फेयर वैल्यू जो है 50,000 है। मीन्स कैरिंग अमाउंट 40,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा बुक्स में 50,000 हो जाएगा, फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब एक तरीके से नया कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो वे इसी 50,000 को बेस मानते हुए वापस से ओरिजिनल कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 अभी कैरिंग अमाउंट हमें करनी है, और अभी हमने देखा था कि कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट का 40% है। तो अब हम करेंगे 50,000 अपॉन 40%, तो इससे ओरिजिनल कॉस्ट निकल जाएगी कितनी 1,25,000। तो अभी हमारे बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी 1 लाख की, बट अब हमें बढ़ा के कितनी करनी है 1,25,000। अब हमें 1,25,000 ओरिजिनल कॉस्ट करनी है और कैरिंग अमाउंट करना है 50,000। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 75,000। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पहले कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, अब कितनी हो जाएगी 1,25,000। पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 60,000, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 75,000। पहले कैरिंग अमाउंट कितनी थी 40,000, अब कैरिंग अमाउंट कितनी हो रही है 50,000। तो एंट्री पास कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 से, टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 से, टू रिवोल्यूशन रिजर्व 10,000 से।